सभी का, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे, बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। गृह विदेश समेत कई अहम मंत्रालय अब यहां शिफ्ट होंगे। पीएम मोदी ने खुद भवन का जायजा लिया और इसे नवाचार और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक बताया। कर्तव्य भवन न केवल देश की प्रशासनिक क्षमता को बेहतर करेगा, बल्कि कार्य संस्कृति में भी नया अध्याय जोड़ेगा। ये नया भवन न्यू इंडिया की सोच और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत काम की वजह से स्वाभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना जाना भी होता है। अनुमान है कि हर रोज 8 से 10 हजार कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, कितना समय खराब होता है और इन सब से काम में भी इनएफिशिएंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी। और अब पीडीए की पाठशाला की बात कर लेते हैं। सीएम योगी गुस्सा हो गए इस पाठशाला से, और वो क्या कहते हैं? गा से गणेश नहीं, गा से गधा सिखाती थी सपा। गा से गधा पढ़ाया, इसलिए बुद्धि भी गधे जैसी हो गई। सपा बच्चों को संस्कार नहीं, विकृति सिखा रही है। आखिर बच्चों को क्या पढ़ा रही है सपा? पाठशाला के बहाने सपा पर बड़ा वैचारिक हमला मुख्यमंत्री ने किया है। सपा की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी एग्रेसिव हैं इस मुद्दे पर। आप जानते हैं इसकी शुरुआत स्कूल मर्जर से हुई और माना गया कि एक बड़ी आबादी बच्चों की प्रभावित होगी, 5000 स्कूल प्रभावित होंगे। पीडीए ने पाठशाला खोल दी और कई जगहों से ऐसे वीडियो आए जहां से आ से अखिलेश और डा से डिंपल पढ़ाया गया और आज जवाब खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो देते हैं और गा से गधा जैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है? आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब
कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में पहली बार यूपी विधानसभा में 10 अगस्त को विधायकों के लिए एआई की क्लास लगेगी। 2 घंटे की इस खास क्लास को आईआईटी के प्रोफेसर लेंगे ताकि विधायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर समझ सके। ये क्लास पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। इसके साथ ही विधानसभा ऐप को भी एआई से जोड़ा जाएगा। दुनिया के सबसे एडवांस एआई कैमरा विधानसभा में लगाए गए हैं जो हर विधायक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके पहले विधानसभा में तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये पहली बार ऐसा होगा जब एआई के माध्यम से यहाँ पर आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो विधायकों को पाठशाला के अंदर पढ़ाने का काम करेंगे। और उसी के साथ साथ ये भी पहले बताया गया था कि जो विधानसभा है इसमें एआई कैमरों को लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सभी को पता है कि तमाम विधानसभाओं से बहुत बेहतर है और उसी के साथ साथ ये जो एआई कैमरे होंगे ये चेहरों की पहचान करेंगे, बल्कि एक विधायक के क्रियाकलापों की नजर रखेंगे। ये कैमरों की जो खासियत है, दर्जनों की भीड़ में भी चेहरे को पहचानने और उनकी गतिविधियों की जो पूरी रिपोर्ट है उसको कैद करने का काम करेंगे। 10 अगस्त को यहाँ पर विधायकों की जो एआई पाठशाला हो रही है उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर लगभग 2 घंटे की ये पूरी क्लास लेंगे और उसी के साथ साथ आगे आने वाले समय में विधानसभा ऐप को भी एआई से जोड़ा जाएगा। विधायकों की एआई पाठशाला होने जा रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से ये प्रशिक्षण की जो पाठशाला है वो शुरू होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बलिया से आई खबर ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। यहां के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह एक कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर भड़क गए। वजह भी बिना सूचना दिए, जो वजह थी वो आपको बताते हैं। नवनिर्मित पुल का उद्घाटन कर देना। मंत्री ने सरेआम इंजीनियर को फटकार लगाई, कहा मैं मंत्री हूँ, मुझे बताए बिना पुल कैसे खोल दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दिमाग खराब ना हो, मैं मंत्री हूँ। दयाशंकर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मुझे पता है आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है। यूपी के कई मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि उनके अधिकारी नहीं सुनते। अब एक बार दयाशंकर सिंह ने भी ये कह के राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल है कि क्या वाकई मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? प्रदेश में हो क्या रहा है? विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आज इस शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब करवा दे रहे हो। अब तुम किसके उसको चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सूचना दिए? चेयरमैन को क्यों नहीं सूचना दिए? हमको क्यों नहीं सूचना दिए? मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। कुछ भी हो तुम विधायक को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? एसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक तुमको टिकट दिलवा रहे हो, विधायक टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। आप स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बात कर लेंगे, डीएम से बात कर लेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं। तो दिमाग खराब न हो। मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आज इस शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब करवा दे रहे हो। अब तुम किसके उसको चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सूचना दिए? चेयरमैन को क्यों नहीं सूचना दिए? हमको क्यों नहीं सूचना दिए? मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। कुछ भी हो तुम विधायक को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? एसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक तुमको टिकट दिलवा रहे हो, विधायक टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। आप स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बात कर लेंगे, डीएम से बात कर। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं, किसी के घर में बैठ करके पूरी प्रोडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे, अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले, हम लोग को श्रेय न मिले इसके पुल को बनने का, इसलिए जानबूझ करके इस तरह से किया गया। हम बात कहेंगे ऊपर में जरूर कहेंगे कि जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। एक युवक ने माला पहनाने के दौरान मौर्य को पीछे से थप्पड़ जड़ा। इस बीच भीड़ ने आरोपी युवक को दबोच लिया और जमकर पिटाई की। फिलहाल इस घटना से इलाके का माहौल गर्मा गया है। घटना पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान भी सामने आए। नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर ही ढंग से हमला नहीं करना चाहिए, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीडीए से हैं, इसलिए ये हमला करने वाले लोगों को जो पीडीए की बढ़ती ताकत जो बढ़ रही है उससे इनको खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए अनाप शनाप चीज़ें करके पीडीए को बांटना चाह रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो ऐसा कोई गलत बयान भी नहीं दिया जिस हिसाब से इन्होंने हमला किया इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का कृत्य करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मौर्य पॉलिटिकल लीडर हैं, लंबे समय से उन्होंने विधानसभा में रह करके, नेता प्रतिपक्ष में रह करके प्रदेश की सेवा की है, काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जिस तरह की घटना उनके साथ घटी है वो निंदनीय है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि कल को नेता और जनता के बीच में जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। तो रायबरेली से बड़ी खबर आज के सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। फतेहपुर जाते वक्त वो रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में रुकते हैं, कुछ लोग स्वागत करते हैं और फिर माला पहनाने के बहाने आते हैं, माला पहनाते हैं, फिर हाथ उठा देते हैं और इस तरह की घटना की निंदा हो रही है। कुछ कार्यकर्ता फिर हालांकि इन लोगों को पीटते हैं बुरी तरह से और पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन घटना बेहद ही निंदनीय है। पश्चिमी यूपी में एक गिरोह सक्रिय है जो कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो उन्हें लोन दिलाने के नाम पर उनके नकली कागज बनवाता है, फिर उनके पैसे हड़प कर कई ऐसे मामले आए हैं जब वो हत्या कर देता है। ये गिरोह हजारों लोगों को बर्बाद कर चुका है। इनके गिरोह के 67वें व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कहीं आप इनके शिकार ना बन जाएं, इसलिए रिपोर्ट देखिए। आपका अपना चैनल भारत समाचार लगातार पश्चिमी यूपी के बड़े नटवरलालों के बारे में आपको जानकारी देता रहा है। एक बार फिर आपको अलर्ट करने वाली खबर हम लेकर आए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति आदमखोर लोगों के गिरोह का सदस्य है। आदमखोर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये गिरोह गरीब, कमजोर तबके के लोगों को निवाला बनाता था। ये बीमार लोगों को अपना शिकार बनाता था। कैसे, जानिए। संभल का ये गिरोह मजदूरों के नाम पर बीमा और लोन की ठगी करता था। कहानी बड़ी दिलचस्प और फिल्मी है, ध्यान से सुनिए। ये सिंडिकेट गरीबों, मजदूरों को फर्जी कंपनी का कर्मचारी बताता, फिर फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोन दिलवाता, लोन की रकम को हड़प लेता। कई मामलों में जिंदा लोगों का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा राशि निकाल ली जाती। कई मामले ऐसे भी सामने आए जहां इन्होंने कुछ लोगों के नाम पर बीमा के पैसे लिए और बाद में उनकी हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आए इस व्यक्ति के पास लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 7 डेबिट कार्ड, 28 आधार कार्ड, 23 पैन कार्ड और कई बैंक्स की चेकबुक बरामद हुई है। जनपद संभल में संगठित अपराध के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत
बीमा माफियाओं के खिलाफ हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें आज 67वें व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम पंकज कुमार ढाली है। पूर्व में अभी तक पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए गए थे, जिसमें लोगों को जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उन लोगों के बीमे करवा के उन लोगों से बीमे की राशि हड़प लेना, या फिर बीमे की राशि की हड़पने के लिए लोगों का मर्डर कर देना, इस तरीके के तमाम मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आए थे। लेकिन पुलिस ने आरोपी से पूछताछ तेज कर दी है। बताया है कि ये गिरोह केवल पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में सक्रिय है। इसके अन्य साथियों के खिलाफ तेजी से दबिश दी जा रही है। इन लोगों के द्वारा इस तरीके के जो कम पढ़े लिखे, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, उन लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस किया जाता है और उसके बाद में इनको किसी कंपनी का एम्प्लॉय दिखा के एक कंपनी खरीदी जाती है। जो कंपनी ऑन पेपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके वेरिफिकेशन करने पे आपको कंपनी मौके पे मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम समय तक संचालित होती है। इस तरीके के एम्प्लॉय बना के उस एड्रेस पे उन लोगों का पता भी बदलवाया जाता है, आधार कार्ड में भी फर्जीवाड़ा किया जाता है। तो इनके पास से अभी तक आपको यहाँ पे करीबन 23 पैन कार्ड, 28 आधार कार्ड और विभिन्न बैंकों की 39 चेकबुक और लैपटॉप और मोबाइल वगैरह इन मिले हैं। जो ये पंकज कुमार ढाली है, इसके पास से भी पंजाब के गुरदासपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के बरेली, बागपत, मेरठ, पीलीभीत, मुरादाबाद, इन सभी जिलों के लोगों के विभिन्न कर्मचारियों के कूटरचित दस्तावेज इसके पास से मिले हैं। बहरहाल पुलिस की सक्रियता इस मामले में लगातार आरोपियों के लिए काल साबित हो रही है। खैर, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वे थोड़ा जागरूक होकर रहें, किसी नटवरलाल के जाल में ना फंसे। ध्यान बीमा करने वाली कंपनियों को भी देना होगा कि कहीं उनको नटवरलाल चपत तो नहीं लगा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबर इटावा से आने वाले त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मिठाइयों के प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। मिठाई की दुकानों में जाकर सैंपल लिए गए। मिलावट और हानिकारक रंगों की रोकथाम के लिए खाद्य विभाग जो है वो अभियान चला रहा है। सहायक आयुक्त खाद्य राजेश द्विवेदी कहते हैं कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी की संभावना ज्यादा होती है और इसका लोगों को नुकसान होता है, शारीरिक। आप जानते हैं, थाना जसवंत नगर क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया। अच्छा, वो खबर मैनपुरी से आपको बताते हैं। आटा मिल पर खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी आटा मिल। गोपाल आटा कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई हुई है। छिबरामऊ रोड पर चल रही थी अवैध मिल। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई से हड़कंप है। डीएम से की गई थी अवैध आटा मिल की शिकायत। एक और खबर आपको बताते हैं। डीएम के नेतृत्व में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन जो है वो सख्त हो गया है। फूड विभाग की कई टीम जिले में कर रही है छापेमारी। मिलावटखोर दूषित मिठाई बनाने वालों के खिलाफ अभियान। फूड विभाग की टीम ने मिठाई के गोदाम पर छापेमारी की। सेक्टर 63 छिजारसी की गली नंबर 1 में ये गोदाम है, जहां 350 किलो खराब रसगुल्ले मिलते हैं, जिन्हें नष्ट कराया गया और विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा है। जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि त्योहारों पर किसी भी तरीके से आम जनमानस को दूषित खाद्य पदार्थ न मिलने पाए। उसी के दृष्टिगत हमारी टीमें लगातार छापामार कार्रवाई कर रही हैं। सही शिकायत सही पाई गई और यहाँ पर हमने खाद्य पदार्थों के नमूने, जिससे कि सारे घटकों की परीक्षण हो जाएंगे और प्रथम दृष्टया लगभग 3.5 क्विंटल या 3 क्विंटल 65 किलो रसगुल्ला जो कि दूषित अवस्था है, जिसमें की मक्खियां पड़ी हुई हैं, ये आम जनमानस के खाने योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से। और क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर का है, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से इसको हम नष्ट करवा दे रहे हैं। उधर अलीगढ़ में भी खाद की भारी किल्लत की वजह से किसान परेशान है। डीएपी के बाद अब यूरिया को लेकर मारामारी हो रही है। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खाद लेने को लेकर किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो वायरल हुआ है। अतरौली थाना इलाके की सहकारी समिति की घटना ये बताई जा रही है।
धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कैसे सीएम धामी ग्राउंड पर रहकर लोगों की मदद करने और बचाव और राहत कार्यों को देखने पहुंचे और कैसे मदद कर रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। बादल फाड़ तबाही, अब तस्वीरों की गवाही। बादल का आक्रमण, पूरे धराली पर ग्रहण, बारिश हाहाकारी, अगले 5 दिन बड़े भारी। धराली में बादल फटने से आई आपदा के बाद से पूरे गांव को मलबे में बदल दिया गया है। धराली गांव तक पहुंचना काफी मुश्किलों भरा है, क्योंकि भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने हाईवे और रास्ते को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जिसके चलते वहां रेस्क्यू में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अचानक ही आया, सेकेंडों नहीं लगी सर, बहुत ही बुरा हालात था। मतलब ऐसी दृश्य हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं। उत्तराखंड में हम 22-23 साल से रह रहे हैं, पर ऐसा आपदा कभी नहीं देखी हमने कि सब मिसिंग है। कोई मिला है, बाकी सब मिसिंग है, कोई भी नहीं है। मेरे आंखों के सामने सेकेंडों में गायब हो गई है, मिला ही नहीं। हम देखते देखते भागते भागते मतलब हम कैसे भी अपनी जान बचा पाए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद खुद सीएम धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। वो खुद सुबह से उन जगहों पर जाने की और लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं, जहां पर ये हादसा हुआ। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खुद ही हादसे की भीषणता को साफ तौर पर दिखाती हैं। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश और नीचे आते पानी ने मुश्किलें पूरे उत्तराखंड के लिए बढ़ा दी हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों की जिंदगियां वापस पटरी में आने में टाइम लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अब खतरा बन चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर देखा जा रहा है। बारिश से जहां एक और पहाड़ों में भूस्खलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाके डूब रहे हैं। गंगा के साथ ही अन्य नदियों ने भी भयानक रूप लेना शुरू कर दिया। तो आपदा से पहले का धराली देखिए और उसके बाद का तबाह धराली। रेस्क्यू चल रहा है और आपदा कैसे आई थी तस्वीर वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक पूरा का पूरा गांव उजड़ गया, जिसकी 1000 साल पुरानी परंपरा थी। कुछ भी नहीं बचा, न मकान, न दुकान, न इंसान, न मंदिर, न बाजार और न उसका खुद का नामो निशान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने के बाद आई तबाही को क्या रोका जा सकता था? अगर सरकार पहले के 3 हादसों से सबक लेती तो नुकसान कम हो सकता था। रिपोर्ट। उत्तराखंड
के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से खीर गंगा गदेरे में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। कई मकान और होटल तेज बहाव में बह गए। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने अब तक की जानकारी के मुताबिक 40 से 50 घर बह जाने की बात कही है और कहा है कि 50 से अधिक लोग लापता हैं। धराली गंगोत्री धाम से लगभग 20 किलोमीटर पहले स्थित एक प्रमुख पड़ाव है, जहां हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते हैं। फिलहाल सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मौसम जो है वो खराब है और लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं रास्ते में, जिसके वजह से रोड जो है वो बाधित है। उसको रिपेयर भी किया जा रहा है। रात भर ये कार्रवाई चली है और जैसे ही ये रोड खुलेगा, इसमें कुछ समय लगने की संभावना है, तो हमारी 3 टीमें रास्ते में मौजूद हैं और रोड खुलते ही वो फर्दर आगे जाएंगी और पहुंच करके कार्रवाई करेंगे। बुधवार की सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे भी किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के मुख्य पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान, होटल बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से सिर्फ 34 सेकंड में ही ये बर्बादी हो गई। अरे बह गया, ये मेरी माँ हर्षिल में सेना के 8 से 10 जवान बादल फटने के बाद से लापता हैं। हिमालय की दरार में बसा है धराली। 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ। धराली में 2013-14 में बादल फटा था। खीर नाले ने पहले भी मचाई थी तबाही। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने गांव को कहीं और बसाने को कहा था। आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। धराली ट्रांस हिमालय में मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। यह एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीर गंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है। जब भी वहां से सैलाब आता है, धराली को तहस नहस कर देता है। अरे बह गया, ये मेरी जी, मैं ग्राम धराली रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरा छोटा भाई रहता था, उसका होटल था और कल की आपदा में वो बह गए हैं, उसका परिवार। जी सर, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मौसम के साफ होने की वो इंतजार कर रहे हैं। मेरी दीदी है सर, दीदी जीजू और भांजा है। तो वहाँ पे कल होटल में थे ऊपर, मतलब दिन के टाइम 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद बात नहीं हुई, मतलब उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो रहा था उनका। धराली गांव में अगर पहले की चेतावनियों को माना जाता और राज्य सरकार गांव को कहीं और शिफ्ट करवा देती, तो शायद बादल फटने के बाद जो विध्वंसकारी तस्वीरें धराली गांव से सामने आई वो बदल सकती थी और लोगों के जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता था। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ये मान के चलिए सरकारों की लापरवाही, नीति निर्माताओं की लापरवाही और शायद बेतरतीब बसावट, शहरों का चौड़ीकरण और नदियों को और छोटा संकरा कर देना एक बड़ा कारण है इस त्रासदी का। और अंधाधुंध जब हम निर्माण करते हैं विकास के नाम पर और जो मलबा होता है वो नदियों में डालते हैं,
तो जब इस तरह से बादल फटते हैं, जब पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो मलबा भी बहा के ले जाता है और ऐसा ही विध्वंस होता है जो भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सीखा नहीं गया पिछले हादसों से भी, और सोचिए परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, कोई नामो निशान नहीं। कितना भयानक और हृदय विदारक है। अगले 5 दिन भारी रहने वाले हैं। मैदानी इलाकों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। खबरें हैं कि 7 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देगा। रेस्क्यू करने वालों को भी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारी सड़कें टूट गई हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिका का जिक्र करें।